हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी आ चुकी है। इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इससे पहले बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2014 में निकाली गई थी। उसके बाद लगभग 8 साल बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। पदों की बात करें तो विभिन्न विभागों में कुल पदों की संख्या 11,098 है, जो कि काफ़ी मात्रा में निकाली गई है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सैलरी क्या होगी, कब से फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया हैं और इस तरह का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी इंटर पास हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार करके बना करके आप रख लीजिए, ताकि फॉर्म फिल करते समय आपको डॉक्यूमेंट की वजह से किसी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। जब फॉर्म अप्लाई का लिंक जारी होगा तो उस समय एक मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का मिस्टेक फॉर्म में ना हो। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, मतलब बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट से आते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सारी जानकारी को अच्छी तरह से समझते हैं। ये है दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल का नोटिफिकेशन, जो कि 8 पेज का है टोटल। फुल नोटिफिकेशन है। इसको हम लाइन बाय लाइन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या है 2/2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27 सितंबर 2023, मतलब 27 सितंबर 2023 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 11 नवंबर 2023 तक है। काफ़ी लंबा टाइम है। इसके अंतर्गत हम लोग अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। भारतीय नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्न रूप से है। अब यहाँ पे देखिए, सारा यहाँ पे पद वगैरह दिए हुए हैं, किसमें कितना कितना सीट है और आरक्षण के लिए कितना है, कितने तरह के पद हैं, आरक्षण के लिए कितने सीट हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला में दिया हुआ क्रम संख्या 1 से लेकर 22 तक टोटल क्रम संख्या में दिया हुआ है। उसके बगल में दिया हुआ है पद का नाम, फिर दिया हुआ विभाग का नाम, फिर दिया हुआ वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, एलिजिबिलिटी, तकनीकी योग्यता क्या क्या मांगा गया है, किसी किसी में मांगा गया है, किसी किसी के में नहीं मांगा गया है। वांछित योग्यता किसी में मांगा गया है, जैसे यहाँ पे देखिए नहीं मांगा गया है, यहाँ पे मांगा गया है, कहीं कहीं पर नहीं मांगा गया है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आरक्षण रिक्तियों की संख्या, तो देखिए सबसे पहला वाले को हम अच्छे से समझते हैं। ये पहला वाला है निम्न वर्गीय लिपिक, ये पद का नाम है, और विभाग का नाम है पथ निर्माण विभाग। इसका जो वेतनमान है लेवल 2 का है। अच्छा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें इंटरमीडिएट मांगा गया है या फिर उसके समकक्ष। इसमें जो है तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन, मतलब कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपको टाइपिंग आना चाहिए। वांछनीय योग्यता में इसमें कोई भी नहीं मांगा गया है। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो जो अनारक्षित, मतलब जो जनरल्स हैं, उनको 15 सीट है टोटल। यहाँ पे 38 सीट है यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। हर एक पद में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे टोटल सीट 38 है। इसमें से महिलाओं को जो 35% बनेगा वो 13 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है ये। अब देखिए यहाँ पे जो जनरल से जो लोग आएंगे उनके लिए 15 सीट है। जो महिलाएं होंगी जनरल की 6 सीट है। अच्छा, आर्थिक रूप से जो कमजोर है वर्ग के हैं उनके लिए 4 सीट है। यहाँ पे महिला होंगी उनके लिए 1 सीट है। पिछड़ा वर्ग के जो लोग होंगे उनके लिए 3 सीट है यहाँ पे आरक्षित। यहाँ पे महिलाओं, जो पिछड़ा वर्ग की महिला होंगी उनके लिए 1 सीट आरक्षित है। यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 सीट है यहाँ पे, और 3 महिला के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है यहाँ पे, और जो अनुसूचित जाति महिला होंगी उनके लिए 2 सीट यहाँ पे आरक्षित है।
अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, अब महिला के लिए यहाँ पे नहीं है। फिर पिछड़ा वर्ग के जो महिला होंगे उनके लिए 2 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के जो भी पोता पोती नाती नतनी जो भी होंगे उनके लिए 1 सीट यहाँ पे आरक्षित है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनके लिए यहाँ पे एक इस तरीके से दिया हुआ है आरक्षित सीट। इसी तरीके से सभी में हम लोग समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे जो है वो जेंट्स के लिए है ऊपर वाला, ये नीचे वाला जो दिया हुआ है वो महिलाओं के लिए है, ये समझ लीजिएगा। दूसरा पोस्ट जो है निम्न वर्गीय लिपिक, ये भी है। और जो विभाग का नाम है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। लेवल 2 की इसमें वेतनमान है। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष मांगा गया है आपसे क्वालिफिकेशन। और कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज और कंप्यूटर की टाइपिंग भी होनी चाहिए। चाहे हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन अनिवार्य है, दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आना चाहिए। इसमें जो टोटल सीट है 340 सीट है। महिलाओं का जो 30% बनकर 35% बनकर आएगा वो 105 सीट टोटल हो जाएंगे, जिसमें से जनरल को 54 सीट है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है 34 सीट है, जो पिछड़े वर्ग के हैं 63 सीट है, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं 42 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 47 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है, और पिछड़े वर्ग की जो महिला होंगी उनके लिए भी यहाँ पे कोई सीट नहीं है। उसी तरीके से महिलाओं को इस तरीके से दिया हुआ है टोटल 105। अब यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 गृह विभाग के लिए है। ये लेवल 2 की वेतनमान है। इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष मांगा गया है। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन होना चाहिए। कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग आना चाहिए, प्रोसेसिंग। अच्छा, इसमें जो टोटल सीट है 19 सीट है। महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है ये 6 सीट है। फिर यहाँ पे इस तरीके से जनरल ओबीसी जो भी है उनके लिए इस तरीके से दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। फिर जो सबसे ज्यादा उसके बाद सीट है राजस्व कर्मचारी के लिए, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसमें सबसे ज्यादा सीट है। लेवल 2 की वेतनमान है। इंटरमीडिएट और इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। टोटल सीट 3559 सीट है टोटल। सबसे ज्यादा सीट इसमें है 3559, जिसमें से महिलाओं के लिए जो है 1055 सीट रिजर्व है। यहाँ पे जो जनरल से होंगे 1637, जो आर्थिक रूप से कमजोर है 345 सीट है यहाँ पे। पिछड़े वर्ग के लिए 419, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 563, 438 जो है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 19 सीट। महिलाओं के लिए भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। फिर पंचायत सचिव के लिए भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पे, 3532 सीट टोटल है, जिसमें से महिलाओं के लिए 1022 सीटें हैं। अच्छा, पंचायत राज विभाग, ये जो विभाग है पंचायती राज विभाग, इसमें भी लेवल 3 का वेतनमान है। लेवल 3 का जो वेतनमान होता है लेवल 2 के वेतनमान से ज़्यादा होता है, मतलब इनकी जो सैलरी होगी लेवल 2 की सैलरी से कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। इसमें भी इंटरमीडिएट और समकक्ष मांगा गया है। यहाँ पे आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कंप्यूटर टंकन तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। जनरल के लिए है ये हो गया आपका आर्थिक रूप से जो कमजोर है। पिछड़े वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 617, और जो अनुसूचित जाति के लिए है 322 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 22 सीटें हैं यहाँ पे। पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 111 सीटें हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती राज विभाग, ये भी पंचायती राज विभाग है। लेवल 2 के वेतनमान है। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पे टोटल सीट 504 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए जो है 171 सीट रिजर्व है। जनरल जो अनरिजर्व होंगे 202 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर है 50 सीटें हैं उनके लिए। पिछड़ी जाति के लिए 60 सीटें हैं। 91 सीट अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए। 81 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट, और जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 15 सीट यहाँ पे रिजर्व हैं। उसी तरीके से आप देख लेंगे। फिर सबसे ज़्यादा जो उसके बाद है 3 जो पद हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक नगर विकास एवं आवास विभाग, इसमें भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 2039 सीटें टोटल है इसमें, जिसमें से महिलाओं के लिए 684 सीट है। जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं 824 सीटें हैं यहाँ पे। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं 204 सीटें हैं।
जो पिछड़ी जाति से आते हैं 219 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 368 सीटें हैं, और जो अनुसूचित जाति से आते हैं 337, अनुसूचित जनजाति के लिए 22 सीटें हैं यहाँ पे, और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 65 सीटें हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो सीट है राजस्व कर्मचारी में है 3969 सीट। उसके बाद पंचायत सचिव में है 3532 सीट। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा है वो नगर विकास एवं आवास विभाग में है। उसके बाद आप सारे को बारी बारी से आप देख सकते हैं। टोटल जो पदों की संख्या है 11,098 है। स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी वगैरह होंगे उनके लिए 223 सीटें हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5064 सीटें हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं 1090 सीटें टोटल है। जो पिछड़ी जाति से आते हैं 1249 सीट टोटल है। 1884 सीट जो अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं। जो अनुसूचित जाति से हैं 1367 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 76 सीटें हैं, और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 368 टोटल सीटें हैं। ये हैं टोटल सीट। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आपसे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो उससे पहले आपके पास जो भी इंटर का जो भी आपके पास योग्यता है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास उस टाइम में होना चाहिए। पहला नंबर यहाँ पे लाइन में देखिए, अगर आप जिस टाइम में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फॉर्म को तो उस टाइम में आपको आरक्षण के अगर योग्य हैं तो आप आरक्षण का दावा कर दीजिएगा। अगर आप उस टाइम में अगर आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आरक्षण का जो है लाभ देय नहीं होगा। 15/2003 के अधीन जो भी बिहार राज्य से जो भी अभ्यर्थी बिलोंग करेंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो बिहार राज्य के अगर बाहरी जो निवासी होंगे उनको लाभ नहीं दे होगा। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र तथा नंबर एवं तिथि निर्गत करने वाले प्राधिकारी का पदनाम अंकित करना होगा। जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे निवास प्रमाण पत्र तो आप देंगे ही, लेकिन उसमें जो निवास प्रमाण पत्र का जो संख्या होगा उसको डालना होगा, आवेदन संख्या, और उसकी तिथि किस तारीख को बनाया गया था वो डेट आप उसमें डालेंगे, और किनसे बनाया गया था उस प्राधिकारी का भी नाम वहाँ पे पद नाम देना होगा। और काउंसलिंग के समय, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, काउंसलिंग के समय भी उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब उसको आप रखे रहिएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय तो वो आप देंगे ही देंगे, लेकिन जब आप काउंसलिंग में जब जाएंगे उस टाइम में भी आपको वो सारे कागजात रखने होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा उस संबंध में किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो भी आरक्षण के लिए दावा करेंगे उसी टाइम में आपको सब कुछ दर्शा देना है, अदरवाइज बाद में उस पर विचार कोई भी नहीं किया जाएगा, फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। चौथे नंबर पर देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय भी अनिवार्य होगा, मतलब उसको प्रस्तुत करना होगा। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे वहां पर भी इसको लेकर जाना होगा, तो आप अच्छे से उसको संभाल कर रखिएगा। अगर आप पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, मतलब सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जो ब्लॉक से आप बनाते हैं ना, उनसे बनाकर आपको रखना होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय कृमि रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। जिस टाइम में आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम में आपके पास कृमि रहित जो आपका जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा वो आपके पास होना चाहिए, और उसको वहाँ पे आप दर्शाएंगे ऑनलाइन फॉर्म में। अत्यंत पिछड़ी वर्ग श्रेणी के
अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित कृमि रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय में, मतलब काउंसलिंग के समय में फॉर्म अप्लाई करते समय में तो आपके पास होना ही होना चाहिए, उसको आप दर्शाएंगे फॉर्म में। लेकिन जब आपका काउंसलिंग होगा उस टाइम में भी आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो उस कंडीशन में बोला गया है कि आपके पास एक विहित प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे दिया हुआ है बी में घोषणा समर्पित करना होगा। मतलब कि ये एक फॉर्म होगा जिसको आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र 100 घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मतलब कि जब काउंसलिंग होगा तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये जो 100 घोषणा पत्र है वो भी आपके पास उस टाइम में भी उपलब्ध होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर ये बोल रहे हैं कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो 6ठे नंबर पे देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के। देखिए, जो भी अगर महिलाएं शादीशुदा होंगी तो उनका जो भी अगर जाति प्रमाण पत्र होगा या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा वो उनके पिता के नाम से होना चाहिए और जो उस पर एड्रेस होगा वो भी पिता के एड्रेस ही होना चाहिए, ना कि उनके पति का। अगर पति का होगा तो वो मान्य नहीं होगा फिर। अब यहाँ पे देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी वगैरह होंगे अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए कुछ यहाँ पे कंडीशन वगैरह है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, वार नंबर, तिथि एवं निर्गत करने वाले समकक्ष प्राधिकारी का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मतलब कि जिस टाइम में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस टाइम में जो भी आप आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या कोई सा भी आप प्रमाण पत्र अगर वहाँ पे जब जमा कर रहे हैं उसका जो नंबर होगा, कब निर्गत किया गया है और जो प्राधिकारी के द्वारा बनाया गया है उनका पदनाम वगैरह अंकित होना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा में भी यही सारी डिटेल जो होगा आपका वो अंकित होगा। काउंसलिंग के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जब काउंसलिंग होगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग के टाइम में जब आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम में आपके पास होना चाहिए। उसके लिए अलग से आपको काउंसलिंग के बाद आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए कि रिजेक्ट हो जाइएगा वहीं पे। 1 अगस्त 2028 तक ये लास्ट डेट है, इसके अंदर में आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, उम्र का न्यूनतम सीमा क्या है और अधिकतम आयु क्या होना चाहिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल होना चाहिए। अच्छा, अधिकतम उम्र की जो बात है वो अनारक्षित वर्ग से है, अगर पुरुष है अनारक्षित वर्ग से तो 37 साल होना चाहिए उनके पास। अगर अनारक्षित वर्ग की जो महिला होंगी उनका 40 साल अधिकतम उम्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 10 साल का छूट दिया गया है। मतलब 37 साल न्यूनतम, जो 37 साल है तो 37 साल में 10 साल और जोड़ दिए 47 साल, मतलब जो दिव्यांग होंगे उनके लिए 47 साल तक छूट है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया लगेगा। जनरल और ओबीसी के जो भी पुरुष हैं उनके लिए 540 रुपया यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो है 540 रुपया यहाँ पे होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये का यहाँ पे परीक्षा शुल्क है। अच्छा, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, मतलब किसी भी अगर श्रेणी से आते हैं और आप दिव्यांग हैं तो आपको 135 रुपये का परीक्षा शुल्क लगेगा।
सभी श्रेणी के महिलाएं हैं, मतलब किसी भी श्रेणी से आप आते हैं और महिला हैं और बिहार के निवासी हैं तो आपको 135 रुपये का परीक्षा शुल्क लगेगा। अच्छा, बिहार राज्य के बाहर किसी भी श्रेणी से आते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उनके लिए 540 रुपया यहाँ पे परीक्षा शुल्क लगेगा। जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जो आप पेमेंट करेंगे वो भी ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन माध्यम से जो आपका जो शुरू होगा पेमेंट 27 सितंबर से स्टार्ट होगा और 9 नवंबर तक ये लास्ट डेट है इसकी। परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो वस्तुनिष्ठ, पहला जो एग्जाम होगा वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अच्छा, यहाँ पे है प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जब देंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेक्शन होगा तो टोटल सीट का 5 गुना जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब दूसरे अगर एग्जाम में बैठने के लिए, मतलब जो मुख्य एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगा, उसमें बैठने के लिए जो टोटल सीट होगा, जैसे 11,098 सीट है टोटल, तो उसका 5 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। बाकी को सबको प्रारंभिक परीक्षा के अंदर ही बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी टॉप रैंकर्स होंगे उनको रख लिया जाएगा, बाकी को वहां से छांट दिया जाएगा। तो और मुख्य जो परीक्षा होगा उसके लिए अलग से फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे। यहाँ पे देखिए, सामान्य अध्ययन होगा, ख में सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, फिर मानसिक क्षमता जांच होगा, कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिक रीजनिंग वगैरह जो होता है, मेंटल एबिलिटी, वो सब सारी चीज़ें होंगी। ये प्रारंभिक परीक्षा में होगा। सिलेबस की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार के हैं। सामान्य अध्ययन हो गया पहला, फिर उसके बाद का के अंदर में सामाजिक सामयिक विषय, फिर भारत एवं उसके पड़ोसी देश, ये विषय होंगे। फिर खंड ख में सामान्य विज्ञान एवं गणित में सामान्य विज्ञान होगा, फिर गणित दूसरा होगा। फिर खंडगा में मानसिक क्षमता जांच होगा, जो इस प्रकार से है। यहाँ पे आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स, अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स में अगर सामान्य वर्ग से आते हैं तो 40% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 36.5% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है और आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 34% होना चाहिए। अनुसूचित जाति से आते हैं तो 32% होना ही चाहिए। महिला अगर हैं किसी भी वर्ग से तो 32% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। दिव्यांग अगर सभी वर्ग किसी भी वर्ग से आते हैं उनके लिए भी 32% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। 8वें नंबर पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश। जो प्रारंभ किया जाएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल किया जाएगा 27 सितंबर से स्टार्ट होगा और जो आखिरी डेट होगा 11 नवंबर होगा। काफ़ी लंबा टाइम है। यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए गए। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्ट किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम में आप बहुत ही सावधानी से फॉर्म को फिल कीजिएगा। मैं एक वीडियो इस पर बनाकर डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देखकर आसानी से अच्छे से उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी फॉर्म में ना हो। मैं बनाकर डाल दूंगा उस टाइम में। अच्छा, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर ऑनलाइन आवेदन के प्रविष्टियों के किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी गलती फॉर्म भरते समय अगर हो जाता है तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ये बोल रहे हैं। अभ्यर्थी का नाम, माता पिता का नाम, जो भी जन्म तिथि, मैट्रिक के समकक्ष जो मैट्रिक में आपका होगा उसके आधार पे ही आप उस फॉर्म में सारा कुछ डिटेल डालिएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन करते समय अपने स्पष्ट लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे लाइव आपसे वेबकैम पे, मतलब आप कंप्यूटर पे जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, वो मैं जब फॉर्म फिल करूँगा वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लाइव फोटो वेबकैम में कैसे किया जाता है। योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है।
जब अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल के काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो भी आप फॉर्म भरते समय आप प्रमाण पत्र वगैरह जो भी आप उसमें डालेंगे वो आपके पास काउंसलिंग के समय भी होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र मूल काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित रद्द होगी। अगर आप उस टाइम में अगर नहीं आप प्रमाण पत्र को आप उस टाइम में सबमिट करेंगे तो फिर वो रद्द किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध हो। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं यहाँ पे, जैसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर में स्कैन करके अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने के पूर्व प्रीव्यू देखकर संतुष्ट हो लेंगे। मतलब आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन होगा, प्रीव्यू पर क्लिक करके आप उस फॉर्म को आप भली भांति देख लीजिएगा कि कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह स्पेलिंग वगैरह कुछ तो नहीं है। सारा कुछ चेक करने के बाद ही आप उसे सबमिट करेंगे। अब छठे नंबर पे देखिए, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरने जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। तो आप फॉर्म को अगर फिल करेंगे तो एक ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अच्छे से कीजिएगा, कोई गड़बड़ी वगैरह ना हो। दोबारा से अगर आप एक्स्ट्रा अगर फॉर्म फिल करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। बायोमेट्रिक थंबनेल वगैरह, जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो बायोमेट्रिक थंबनेल वगैरह वहाँ पे शायद कुछ ऐसा लिया जाएगा, ये भी हो सकता है। अंतिम तिथि देखिए एक बार और फिर से देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 सितंबर 2023 से शुरू होगा और 11 नवंबर 2023 की रात्रि 11:59 पे इसकी आखिरी टाइम होगा। bssc.bihar.government.in के वेबसाइट पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं और इस तरह का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।